के साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का पब्लिक है, सब जानती है, और आज का हमारा मुद्दा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आटे का संकट आन पड़ा है, दालों का संकट आन पड़ा है, और जो महंगाई है वो चरम पर पहुंच गई है, हाय हाय कर रही है पाकिस्तान की जनता। फिर भी हुक्मरान हमारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, भारत की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। आज इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान स्टूडियो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अखिल स्वामी अर्थशास्त्री स्टूडियो मेरे साथ मौजूद रहेंगे, कैप्टन इंद्रजीत सिंह मेरे साथ मौजूद रहेंगे, सैयद जवाद स्टूडियो से जुड़े रहेंगे, और खास मेहमान पाकिस्तान से भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान में आटे का आकार, दर बदर घूमते हैं, आटा मिलता नहीं है। इतनी सर्दी में बच्चों के साथ बस आगे पीछे स्टोरों पे जाते हैं। दाने दाने को मुहताज कंगाल पाकिस्तान। महंगे हो गए, हम कहाँ से पूरा करें ये बताओ पहले। हम बगैर टमाटर के खा लेंगे। इस हालत में तो घर का बजट चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जनता कंगाल, नेताओं का बढ़ रहा है मांग। बढ़ती महंगाई की लड़ाई कुर्सी तक आई। खाना तो ज्यादा नहीं तो थोड़े लेंगे, मैं ले तो रहे। घर वाले कहते हैं कि दही है, साथ में कभी कभार टमाटर भी हो जाते हैं। एक पौ टमाटर ले रहे हैं लोग। महंगाई की मांग, पाक लाचार। आदमी क्या खाए, सब्जी खाने से भी आदमी मजबूर हो गया। प्याज भी महंगी हो गई है, टमाटर भी महंगा हो गया, हर चीज ही महंगी हो गई। पाकिस्तान नहीं, कंगालिस्तान कहिए। 2 टके का रह गया पाकिस्तान। और ऐसे में मैं सवाल पूछ रही हूं कि पाकिस्तान में क्या आटा इमरजेंसी आ गई है? दूसरा सवाल, बढ़ती महंगाई की लड़ाई कुर्सी तक आई। तीसरा सवाल मेरा, जनता कंगाल, नेता मालामाल कैसे? चौथा सवाल, दाने दाने को मुहताज, 2 टके का हुआ पाकिस्तान। और पांचवा और आखिरी सवाल ये कि अब आखिर क्या खाएगा पाकिस्तान, क्योंकि हाल तो बेहाल है। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि पाकिस्तान में चीजों की कीमतें क्या है। यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और उन्हीं चीजों की कीमत भारत में क्या है यह भी जानिएगा। पाकिस्तान में क्या कीमत है सबसे पहले यह जानिए। आटा 150 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, अभी इस समय यह सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है। प्याज 220 रुपए किलो मिल रहा है। 1 लीटर दूध 149 रुपए में मिल रहा है, जबकि सरसों का तेल 500 रुपए लीटर है। गैस सिलेंडर 10,000 रुपए का है। यह पाकिस्तान की स्थिति है। भारत में क्या कीमत है यह भी जानिए। आटा 40 रुपए प्रति किलो है, प्याज 27 रुपए में मिल रहा है 1 किलो। 1 लीटर दूध की कीमत 55 से 56 रुपए है। यहां पर सरसों का तेल 168 रुपए लीटर है। गैस सिलेंडर 1000 रुपए तक में आ जाता है। और आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर पाकिस्तान का यह हाल किसके वजह से हुआ, यहां पर कैसे पहुंच गया है पाकिस्तान। अखिल स्वामी अर्थशास्त्री मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए। कैप्टन रिटायर इंद्रजीत सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। मेरे साथ रमनीक सिंह मान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बहस में, साथ ही साथ वकास अवरेज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अब्दुल सम्माद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पीटीआई के नेता हैं। जमीर अली वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रुख मैं पाकिस्तान का ही करूंगी, जहां पर अभी इस समय मेरे साथ जमीर अली मौजूद है। जमीर जी का मैं रुख करूं उससे पहले मैं जा रही हूं अब्दुल साहब के पास जा रही हूं। अब्दुल साहब, आखिर किस सिचुएशन में पहुंच गए हैं आप लोग? क्या हो रहा है? डॉलर है नहीं, आटा है नहीं, दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? पहली बात तो ये कि डॉलर का इशू है, ठीक है। आटे की कुछ शॉर्टेज हुई, वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है बात। अच्छा, अब आ जाते हैं आपका वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के मुताबिक आप लोग जो है भूखों की लिस्ट में 107 नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान 99 नंबर पर स्टैंड करता है।
तमाम तर बुरे हालात के बावजूद भी आप हमसे जो है वो बहुत आगे हैं इसमें भूखों की लिस्ट में। तो पहले तो आप अपने घर की फिक्र करें, अपना इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड हंगर जो इंडेक्स है उसके मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने लोगों की फिक्र करें, अपने टॉयलेट्स की फिक्र करें, वहां पे जो बेसिक मसाइल हैं आपकी फिक्र क्यों ना करें? आपकी फिक्र क्यों ना करें? आप हमारे पड़ोसी हैं और वहां पर लोग सड़कों पर आटे के लिए मारा मारी कर रहे हैं, तो आपकी फिक्र क्यों ना करें? आप तो हमारे पड़ोसी नहीं, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक छोटा सा किसी एरिया में अगर कोई आटे का मसला हुआ, वहां पे आपने वो खबर उठाई और उसको आप पिछले 4 दिन से 5 दिन से अपने मीडिया के ऊपर चला रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान जो है, और खुश हो रहे हैं आप लोग कि जी वहां पे आटा खत्म हो गया और उसको के 2% का नहीं रह गया पाकिस्तान और फलां। आज का अखबार पढ़ा क्या आपने? ट्रिब्यून या फिर द डॉन पढ़ा? ये तो आप ही के अखबार है। द डॉन हिंदुस्तानी अखबार है क्या? पढ़ा इसे? क्या लिखी है खबर? बताइए। ये डॉन है। बताइए साहब, क्या खबर है? क्या खबर है यहाँ पे? यहाँ पर खबर यह है कि 230 से 260 रुपए पर केजी अभी इस समय मूंग मसूर की दालें मिल रही हैं। ये हाल है पाकिस्तान का। आप कह रहे हैं क्या खबर है? ये तो मैंने आपको बता दी क्या खबर है। खबर कब की है ये भी बता देती हूँ मैं आपको, 13 जनवरी 2023। आप जरा अपना वर्ल्ड हंगर इंडेक्स उठा के देख लें। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब। नहीं, आप उस पे नहीं आ रही अब्दुल साहब, ये उस पे नहीं आ रही। आप अपने जवाब दीजिए। आपने हिंदुस्तानी मीडिया को टारगेट किया, पाकिस्तानी मीडिया तो खुद ही छाप रही है साहब आपके बारे में। पाकिस्तानी मीडिया तो खुद ही आप लोगों को लताड़ लगा रही है कि आप लोगों ने क्या हाल कर रखा है पाकिस्तान का। महंगाई मेरा मसला है, महंगाई आपका मसला नहीं है। आपको कोई मसला हो तो आप बताएं। आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, हमें ख्याल है आपका अब्दुल साहब। पड़ोसी है, आप करें टेररिज्म के ऊपर बात करें, आपके बॉर्डर के ऊपर कोई अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो आप ही लोग भाग जाते हैं सबसे पहले। हाँ, टेररिज्म के ऊपर बात करें, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर बात करें कि अगर वहां पे कोई हो रही है। रमनीत सिंह मान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको डिबेट में लेकर आइए। रमनीत जी सुन लिया आपने अब्दुल साहब को, उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि टेररिज्म पर बात करें, कहां से पैदा होता है ये टेररिज्म, शायद भूल गए हैं अब्दुल साहब। रमनीत जी देखिए, इन दी वर्ड्स ऑफ अ ग्रेट अमेरिकन लीडर, उन्होंने कहा था कि भी पाकिस्तान इज ए इंटरनेशनल माइग्रेन, यानी कि आप दुनिया का सिरदर्द हैं। और बिल्कुल ठीक कहा, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता, अब दिख रहा है, क्योंकि आप पीटीआई के नेता हैं, आप पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं। आपके जो सबसे बड़े नेता हैं इमरान खान साहब, वो भारत की तारीफें करते हैं, भारत की विदेश नीति की, फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सीख लेते हैं भारत से, आप भारत की तरफ देखते हैं। और सच्चाई तो ये है कि हमको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि सबसे फर्टाइल और सबसे जरखेज जमीन जो है सब कॉन्टिनेंट की, वो हमसे छीन के आपको दे दी गई और आप उस जमीन से पैदावार नहीं कर पा रहे, आप अपने मुल्क की आवाम का पेट नहीं भर पा रहे। आपके वहां पे ये हालात हैं कि आटा जहां पे बांटा जा रहा है वहां पे गोलियां चलानी पड़ रही हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, हमारा मसला है, हम निपट लेंगे। तो साहब, मेरा आपसे निवेदन ये है, मेरी गुजारिश ये है कि जब कभी कोई दिक्कत हो तो पड़ोस से आप मदद मांग लो। हमने अफगानिस्तान की कितनी मदद करी है, आप इस बात के गवाह हैं। क्यों गवाह हैं? क्योंकि आपके रस्ते बरसते पाकिस्तान ही अफगानिस्तान को हजारों टन गेहूं यानी कि गुंदम जो आप बोलते हैं उसकी मदद दी गई है, दवाइयों की मदद दी गई है। और आपको भी पता होगा जब कोविड था, कोविड के दौरान भी पाकिस्तान को भारत ने कोविड की वैक्सीनेशन भेजी थी। बहरहाल मेरा कहना इतना है कि आपके मुल्क के अंदरूनी हालात अगर ठीक रहेंगे, अ स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। आपके अगर अंदरूनी हालात बिगड़ेंगे तो उसका स्पिल ओवर जो है, आपके जैसे रेफ्यूजी तमाम मिडल ईस्ट से यूरोप में गए, वैसे रेफ्यूजियों की हालत हम चाहते नहीं है कि पैदा हो पाकिस्तान के अंदर। हम चाहते हैं आपका मुल्क स्टेबल रहे, पर जिस तरीके से आपके जो हुक्मरान हैं वो आपकी आवाम को डील कर रहे हैं, या जिस तरीके से आपकी पॉलिसीज चल रही हैं, बहुत दिन ये पाकिस्तान इकट्ठा रहता नजर नहीं आता। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है और बार बार इसी बात को मैं दोहराता हूं। और आप इस बात को देखिए, रिफॉर्म शुरू होता है जब आप एक्सेप्ट करें कि कोई कमी है। आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कमी है कोई, आप तो कह रहे कुछ नहीं, सब ठीक है, एक दो जगह हुआ है। भाई, आपके मुल्क में पेट्रोल की, गैस की, डीजल की, चाय पत्ती की, चीनी की, आटे की क्या कीमतें आप बेहतर जानते हैं। और आपकी अगर इकोनॉमिक पॉलिसी ये होगी
कि हम मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी पैदा करेंगे, हम चीन को गधे बेचेंगे और हम गाय से बच्चा, बच्चे से, और ये सब, दिस इज नॉट हाउ इकोनॉमिक्स वर्क। बिल्कुल 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 रमनीश जी, यही बात है। जमीर अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से जमीर अली साहब। कुछ देर पहले अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछा, बड़ी ही तकलीफ हो गई उनको कि मैंने सवाल क्यों पूछ लिया, और उन्होंने बार बार ये कह दिया कि आप तो हिंदुस्तानी मीडिया हैं, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो जवाब मेरा ये था कि आप हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए आपका ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कम से कम भारत में यह स्थिति तो नहीं है कि लोग सड़कों पर आकर के आटे के लिए, जी हां, आटे के लिए मारामारी कर रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हर मुल्क को अपने अपने मामलात का और अपने अपने जो मसाइल हैं उनके जो हकायक हैं उनका अदराक करना चाहिए, और उसके बाद वो उन तमाम मसाइल को हल करने की तरफ कोई पेशरफ्त कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और भारत पड़ोसी मुल्क हैं। बेशक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सियासी ताल्लुकात हैं उसमें कुछ मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल इस हकीकत को चेंज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और भारत पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी को कभी बदला नहीं जा सकता। तो यकीनी तौर पे इसके हवाले से हमें इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि स्टेबल भारत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और एक स्टेबल पाकिस्तान यकीनी तौर पे भारत के लिए भी ज़रूरी होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो मसाइल हैं और हम उनको समझते हैं कि किस तरह के मसाइल हैं, और उनको हल करने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है हमारी, वो पूरी तरह से कोशिश करे कि किसी तरीके से इस तरह के जो मसाइल हैं, क्योंकि मुआशी मसाइल दुनिया के सबसे बड़े मसाइल होते हैं, इसको कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गए और इनको फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। तो मैं इस बात के लिए यकीनी तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान इस पर पूरी कोशिश कर रहा है और आने वाले कुछ दिनों में हम इस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहरहाल इस बात का अंदाजा है। इमरान की सरकार भी यही कहती थी कि हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि हम पार पा जाएंगे इस सिचुएशन से, लेकिन इमरान की सरकार तो सरकार, अब तो शहबाज की सरकार आ गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कैप्टन रिटायर इंद्रजीत सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। कैप्टन, क्या लगता है आपको, ये सिचुएशन आखिर क्यों क्रिएट है पाकिस्तान में? सरकार चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन जनता बेचारी मर रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान में सरकारें बदलती हैं मगर नीति नहीं बदलती। नीति इनकी शुरू से वही रहती है जो इनकी जब आज़ाद हुए थे उस टाइम रखी थी कि आज़ाद होते ही कबायली हमारे हिंदुस्तान कश्मीर में भेज दिए थे। तो इनकी सोच शुरू से ये रही है कि भारत में आतंकवाद फैलाया जाए, भारत को परेशान करा जाए। अरे तो भारत तो इससे सक्षम है कि हम निपट लेंगे, मगर आप इसको करते करते बर्बाद हो चुके हो। और आज हमारे यहाँ हर तरह की इंडस्ट्रियल है, विकास हो रहा है। हमारे यहाँ जो भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप देखिए कि उन्होंने विकास के रास्ते पे देश को ले जा रहे हैं। आपके यहाँ जो भी प्रधानमंत्री आते, जो भी आपके हुक्मरान, जो फौजी शासक आते, वो सिर्फ क्या करते हैं, आतंकवाद के लिए सोचते हैं। तो आप इस चीज से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज पाकिस्तान की पहचान सिर्फ एक आतंकवादिस्तान बन के रह गई है, इससे आगे आपकी कोई पहचान नहीं बनी है। और ये चाहते कि आतंकवाद पर डिस्कशन होना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पहचान आज सिर्फ आतंकवाद बनकर रह गई है। इनके यहाँ कोई नया विकास नहीं हो रहा, इनके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके यहाँ आप देखिए कहीं रोडों का नाम नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, किसी तरह का कोई काम नहीं है। पब्लिक परेशान है, उसी के उसके ऊपर इतनी बड़ी महंगाई है। और बात कर रहे हैं कि हम ठीक कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? आपके ठीक, आपके पास रास्ता क्या है ठीक करने का? चाइना में आप गिरवी रख चुके हो, सारी जमीनें आपने गिरवी रख दी है। पहले आपको थोड़ी बहुत मदद सऊदी अरब वाले करते थे, आज उन्होंने भी आपको लात मार दी है, क्योंकि वो आपकी करामतें जान चुके हैं कि आपकी सोच किस तरह की है। अमेरिका आपको छोड़ ही चुका है, जो उसके करोड़ों डॉलर लेके आप और आतंकवाद फैलाते थे, तो अमेरिका ने भी आपको छोड़ दिया। तो आपकी नीति जब तक आप ठीक नहीं करोगे, आपका देश ठीक होने वाला नहीं। वकास अफरीज राजनीतिक विश्लेषक है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मानना है आपका? इमरान की सरकार हो तब भी बदहाली, शहबाज की सरकार हो तब भी बदहाली। शहबाज तो आए थे महंगाई का मुद्दा लेकर के, मुख्य मुद्दा यही था इनका सरकार में आने का, लेकिन अब तो यहाँ पर जनता आटे को तरस रही है। अच्छा जी, दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। एक तो जो कोविड का फैक्टर था, उसके बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी मजीद डाउनफॉल की तरफ गई। यार दो पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, हिंदुस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, कोविड से जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, तीसरी दुनिया के ममालिक थे, उन्होंने सफ़र किया। पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ दोज कंट्री के जो इससे ज़्यादा सफ़र कर गया। एट द सेम टाइम महंगाई का जो था डेट वाज आल्सो द पर्टिनेंट पिवटल इशू जिससे पाकिस्तान गुजरा। जो आपने बात की कि इमरान खान की हुकूमत थी, उसके बाद शहबाज की हुकूमत आई, लोग सड़कों पे आ गए, लोगों की भूख, नंग, प्यास, तंगदस्ती भर गई। मैं ये समझता हूँ कि ये
जिन स्पेसिफिक एरियाज की वीडियो शेयर की जा रही है, ये वो एरियाज थे जिन्हें 3 या 4 महीने पहले पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए, और फ्लड्स के पेश नज़र जो फ्लड विक्टिम थे इन एरियाज के अंदर जो इन्हितात था, कहत था, रुझाल था, फूड के हवाले से, आटे के हवाले से, ये वो सारी चीजें थी और जिसको मीडिया ने जो है किसी ने नेगेटिव पोर्ट्रेट किया, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स नहीं तो आप कह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव पोर्ट्रेट करना चाहिए था। बाढ़ आ जाती है, सीजीआई डैम के पैसे लेकर भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, और आप चाहते थे कि इसको पॉजिटिव में छापना चाहिए था। कैसे? क्लैरिफाई माय पॉइंट। इसके अंदर ये किया जाएगा कि ये पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का मसला नहीं है, ये सिर्फ चंद एक फ्लड विक्टिम्स एरियाज का मसला है। इससे हिंदुस्तान में भी जिस तरह अगर आता है, ये कोई वहाँ पे डिजीज आती है, कोई वहाँ पे लोग विक्टिम्स है कि स्पेसिफिक, लेकिन हमारे ऐसे कोई सीजीआई अब तक रहे नहीं है, अब तक ऐसे कोई सीजीआई नहीं रहे जो डैम के पैसे उनको दिए गए हों और वो लेकर के भाग जाए। आ रही हूं मैं आपके पास, सही जवाब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आ रही हूं मैं आपके पास लौटूंगी। सही जवाब, आपका रिएक्शन। नहीं, देखिए अभी बता रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, तो हुकूमत आई नहीं, वो लाई गई इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, और वो तमाम हलकों के अंदर चर्चा रही, और वो सब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से क्या सियासी हालात बन चुके हैं। अभी कल पंजाब का ही आप देख लीजिए किस तरीके की पंजाब की रियासत ने जो है और एक इस्तीफ़ा दिया परवेज़ इलाही साहब ने, और उसके बाद आपको पता है इंतखाबात होने जा रहे हैं वहाँ पर बहुत जल्द। जिस तरीके से इमरान खान ने अपने आप को प्रेजेंट करा है, मुझे लग रहा है इस वक्त इमरान खान साहब की जिस तरीके से पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान के अंदर बनी है, आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को और जो अभी हुकूमत चल रही है उसको बेइंतहा नुकसान होने जा रहा है। देखिए, देश चलते हैं नीयत के ऊपर और नीति के ऊपर। पाकिस्तान के हुक्मरानों की ना नीयत साफ़ है ना उनकी नीति साफ़ है। वो जब अपनी नीति बनाते हैं तो हमेशा भारत के विरोध में एक नीति बनाते हैं, अपनी आवाम को वो छोड़ देते हैं बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं जिस तरीके से अपनी जेबें भरते हैं, जिस तरीके से करप्शन करते हैं। अभी देखिए आप नवाज शरीफ साहब के आने की बड़ी बातें हो रही। नवाज शरीफ साहब ने खुद ही मना कर दिया कि वो नहीं आ पाएंगे। अगर वो आएंगे तो आने वाले वक्त में उनके खिलाफ किस तरीके से FIR भी होंगी और हो सकता है उनको जो है रोक भी लिया जाए, वो पड़े हुए हैं बाहर हैं। उसके बाद मरीम नवाज़ हैं, उनकी साहबजादी हैं, तमाम चीज़ें चल रही वहाँ पर, हम देख रहे हैं क्या हालात हैं। कल आप देखिएगा जा कर के हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ की इलाकाई सरकार है वो भी गिरा दी जाए। अगर इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से वहाँ पर आते हैं तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके से वहाँ पे हालात डेवलप होते हैं। कल ही इमरान खान साहब ने एक झटका दिया है बाजवा साहब को, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को, उन्होंने बड़ी चलाने की हुकूमतें करी, उनको तमाचा एक पड़ा है जा करके इमरान खान की तरफ से कि किस तरीके से उन्होंने रात में 12 बजे आकर के उनको जवाब दिया। तो आने वाले वक्त में ना पाकिस्तान की नीति साफ हो रही है ना नीयत साफ हो रही है हुक्मरानों की। ठीक है, अखिल स्वामी जी के पास मैं जाऊं उससे पहले ये तस्वीरें सामने आ गई हैं कि गृह मंत्री अमित शाह मकर संक्रांति के मौके पर पहुंचे हैं मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें भी आई थी जब वो पतंग उड़ाते हुए नजर आए थे, और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई थी। एक बार फिर से अपनी चर्चा के विषय की और लौटती हूं अखिल स्वामी जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, उनका रुख कर रही हूं। अखिल जी, क्या लगता है आपको? सरकारें बदलती रहती है लेकिन पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जाते हैं। जनता अभी इस समय महंगाई से चारों खाने चित्त नजर आ रही है पाकिस्तान में, क्या कारण लगता है आपको, क्यों? देखिए, कुछ मुद्दों को समझना बहुत आवश्यक है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति तब मजबूत होगी जब वहाँ लोकतंत्र बहुत अच्छी तरह से चलेगा और वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता होगी और अल्पसंख्यकों को सताया नहीं जाएगा। एक दिन के अंतर में 2 राष्ट्र अलग हुए। एक राष्ट्र ने, भारतवर्ष ने अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की। 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ सरकार बदली और कोई खून खराबा हुआ। हमारे यहाँ हमने धर्मनिरपेक्षता को माना और हमारे देश में एक शांति का संदेश दिया गया। पड़ोसी राष्ट्र ने एक दिन के अंतर में स्वतंत्र हुआ, उसने एक धार्मिक विद्वेष की राजनीति को स्थान दिया। लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और जो वहाँ का आर्मी एस्टेब्लिशमेंट था उसके बीच में सामंजस्य नहीं हुआ, और वहाँ की जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट थे उसने अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखा। हमारे देश की जो रक्षा, हमारी जो सेनाएं हैं वो बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से उसका उनके जो उत्तरदायित्व हैं, जो उनके दायित्व हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनको पता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारी सैनिक व्यवस्था के बीच में एक बहुत अच्छा सामंजस्य है। तो उस राष्ट्र ने, जिसने धर्मनिरपेक्षता को नहीं समझा, जिसने ये नहीं समझा कि अगर आप नफरत की फसल बोएंगे, अगर आप इस प्रकार का उन्माद फैलाएंगे, पड़ोसी देशों को शांति से नहीं रहने देंगे,
तो आपके ऊपर ही वो लौट के आएगा। आप जैसा बो रहे हैं वैसा ही काटेंगे जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। तो उनसे मुझे आशा है कि भारतवर्ष से सीखें, हमारी धर्मनिरपेक्षता से सीखें, हमारे लोकतंत्र से सीखने की जरूरत है। अब्दुल साहब, आप पीटीआई के नेता हैं, अभी आप सरकार में नहीं हैं। शहबाज की सरकार आई तो हवाला दिया गया कि हम महंगाई को हटाएंगे, आपको हटा दिया गया, उसके बाद भी आप वकालत कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं यहाँ पे पीटीआई से ज्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और मसला मैंने आपसे सिंपल सा एक ही बात कही है कि मेरे यहाँ दाल की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है, ये आपका मसला नहीं है। आपको समझने की जरूरत है। अगर मेरे से आपको कोई तकलीफ है या मेरे साथ आपने बात करनी है, आप ट्रेड पे बात कर सकती हैं। उन लोगों के लिए तकलीफ है अब्दुल साहब जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उन लोगों की तकलीफ अगर आपको चल रहा है, जो तस्वीरें चल रही हैं, आप वो भी देखिए। मैं चाहती हूँ आप वो देखिए। इसलिए हमारे अंदर इंसानियत है, इसलिए हमें तकलीफ है, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। हमारे पास भी बहस के बहुत से मुद्दे हैं। नहीं, इंसानियत होनी भी चाहिए और इस इंसानियत के नाते फिर आप अपने मसाइल पे, अपने इश्यूज के ऊपर भी बात कर लें कि आपके यहाँ क्या इश्यूज होते हैं। इसी प्रकार से मारकाट होती रहेगी, आप लोगों ने ये तय कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि दुनिया आंख मूंद करके बैठ जाए। देखें, मैं सिंपली अभी आपसे पहले जो पार्टिसिपेंट बात कर रहे थे कि पाकिस्तान बनने के बाद और इंडिया पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए, मुझे ये बताएं कि क्या हैदराबाद में मैसेकेयर नहीं हुआ? क्या वहां पे 2 लाख लोगों को कत्ल नहीं किया गया था? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं हुआ था? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों को कत्ल नहीं किया गया? क्या आज दिल्ली का नाम जो है अभी की बात कीजिए अब्दुल साहब, अभी की बात कीजिए। अभी पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। ये एक दिन का मसला नहीं है अब्दुल साहब, हर रोज का है। हालात ये है कि 250-300 रुपए किलो दालें मिल रही है वहां पर। आटा चरम पर पहुंचा हुआ, आटा तो मिल ही नहीं रहा है। बाढ़ आ जाती है आपके यहाँ और डैम बनाने के पैसे सीजीआई लेकर भाग जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारे मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? अब्दुल साहब, दिस इज नॉट फेयर। दुनिया से आए हुए जो टूरिस्ट हैं आपके यहाँ, वो क्या उनके साथ रेप नहीं होता? आप इस पे क्यों नहीं बात करती? आप आए, आप बात करेंगे, पीछे आप बात करती हैं हंगर के ऊपर, भूख के ऊपर। तो क्या जो वहां पे लाखों लोग जिनको टॉयलेट की सहूलत मैसर नहीं है, आप उस पर बात कर ले। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। आप वहां पे क्या वो जो आपके यहाँ इतने सारे इश्यूज, हमारे बहुत सारे इशू है, लेकिन कम से कम हमारे जो आवाम है वो सड़कों पर आटे के लिए मर नहीं रही है। आपने ऐसी कोई तस्वीर हमारे यहाँ से नहीं देखी होगी। सड़कों पर रेप, हमारे यहाँ सरकारें आटा पहुंचाती हैं लोगों के घरों में, लोगों का आटा खा नहीं जाती है हमारी सरकारें। वो नजर नहीं आ रहा आपको? उस पे आप बात नहीं करेंगी कि आपके यहाँ क्या डकैतियां, मर्डर, रेप नहीं होते आपके यहाँ? आप क्या नहीं होते हैं क्या? फाइल खोलूं मैं आप क्या की? लेकिन आज खाने के मुद्दे पर बात हो रही है, महंगाई के मुद्दे पर बात हो रही है, उस पर जवाब दीजिए। आपको जानकारी नहीं होगी, मैं पुंछ राजौरी बॉर्डर पे रह के आया हूँ। जम्मू का पूरा बॉर्डर मेरा देखा हुआ है। आपकी सेना की और आपकी वहां की पब्लिक की क्या स्थिति है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपके दिमाग में कभी वहां की आवाम के प्रति कोई अच्छी सोच है ही नहीं। आप सिर्फ उनको एक गुलाम बना के रखना चाहते हो। उसी स्थिति में आप देखिए ना आज आपकी क्या स्थिति कि आप उनको खाने को आटा नहीं दे सकते और आप क्या कर सकेंगे आवाम के लिए? आवाम को आप आटा उपलब्ध नहीं करा पा रहे, 2 वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं करा रहे और बात कर रहे हैं भारत की। भारत तो आज उभरता हुआ देश है, पूरा वर्ल्ड भारत का जो है लोहा मार रहा है। आप भारत के बराबर कहीं खड़े हो ही नहीं सकते हो। नंबर कितना है भूखों की लिस्ट में? आपका नंबर कितना है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के मुताबिक? जवाब दें आप। अरे हम वर्ल्ड की 4थी इकोनॉमी बन चुके हैं, शायद आपको जानकारी नहीं, थोड़ा याद करके आया करो। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भूखों की लिस्ट में आपका नंबर है 107, टोटल मुल्क है 121। उस पे आपको आप आ ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे उसके ऊपर कि यार आपके लोग फुटपाथों पे सोने वाली सबसे बड़ी बीमारी। आप बात नहीं कर रहे हैं। वकास साहब को लाइए डिबेट में, वकास साहब को लाइए, वकास साहब को लाइए। वकास साहब, क्यों नहीं उठेगा ये मुद्दा कि भुखमरी है अभी इस समय पाकिस्तान में? हालात बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है पाकिस्तान में, लोग तड़प रहे हैं भूख से पाकिस्तान में। आपको हम पर सवाल उठाने से फुर्सत नहीं। देखिए, दिस इज नॉट द वे टू राइज द क्वेश्चन ओवर द इकोनॉमी इन पाकिस्तान। मैंने आपके सामने पहले भी 2 चीजें रखी कि जो इस वक्त चीजें पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है उन स्पेसिफिक एरियाज की जा रही हैं कि जहाँ पे
सैलाब की वजह से, जो कि कोविड अफेक्टेड एरिया से, जो कि पसमानदार जबू हाल इलाके थे, ठीक है, ये कौन कर रहा है? ये आपकी मीडिया कर रही है। मैंने शुरुआत में ही द डॉन और ट्रिब्यून के 2 आर्टिकल्स आपके सामने रखे जिसमें साफ पाकिस्तानी मीडिया ने बताया है कि आपके यहाँ बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तानी मीडिया चीख कर ये कह रही है कि बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति में है पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। पाकिस्तान में जिस तरीके से चरम के ऊपर बढ़ रही है और सरकार नहीं कंट्रोल कर रही है, वो भारत के लिए भी एक आने वाले वक्त में चुनौती होगी। आपके यहाँ दहशतगर्दी जिस हिसाब से बढ़ रही है। आ रही हूं जवाब, एक सेकंड। भारत की मीडिया, आप लोगों ने कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर में आप लोगों ने सिलेंडर जो है वो ब्लैक में बेचे, हमने बहुत कुछ किया, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। हम बहुत आगे हैं, जहां तक हम हैं वहां तक वकास साहब अभी पाकिस्तान पहुंचा भी नहीं, और मुझे लगता है आने वाले कई सालों में पहुंच भी नहीं सकता अगर यही हाल बने रहे आपके देश की। तो इसी तरीके से आप लोग वकालत करते रहे तो यही पड़े रह जाएंगे और जनता इसी तरीके से मरती रहेगी। कम से कम सल्यूट उस पाकिस्तानी मीडिया को जो खुलकर बोलती तो है आप लोगों के खिलाफ में, जो सवाल तो उठाती है, वरना आप लोग तो यहाँ मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां क्या करते होंगे ये समझ में नहीं आता मुझे। रवनीत जी को लाइए, रवनीत जी दूसरी रुक जाइए वकास साहब और अब्दुल समाद साहब, मेरे को हैरत इस बात की होती है कि आपका मुल्क, आप हमसे ये कह रहे हैं कि हंगर इंडेक्स में कहां खड़ा है। हम इन हंगर इंडेक्स की रेटिंग्स को मानते ही नहीं। हमको पता है ना, हंगर इंडेक्स में तो श्रीलंका से पीछे हमको दिखाते हैं। श्रीलंका को तमाम यहाँ से आटा, चावल, दवाई हम देते हैं। आप हंगर इंडेक्स क्यों चमका रहे हैं साहब? आपकी सड़कों पे लोग गोलियां चला रहे हैं, आटे की थैलियां छीन रहे हैं। हंसिए वकास साहब, बार बार हंसिए। आप हंस रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के ऊपर हंस रहे हैं। आपका आने वाला वक्त इतना बुरा है मेरे भाई, अभी भी संभल जाइए। किसी चीज को संजीदगी से लिया जाता है, हर बात पे दांत फाड़ लेना और ये कहना कि साहब आप अपने मुल्क को देखिए। हमारा मुल्क दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। परचेज पावर पैरिटी की बात करेंगे, वी आर द 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी ताकत है परचेज पावर पैरिटी के अंदर। हमारे जो आज भी फॉरेन रिजर्व्स है वो आप उसकी कल्पना भी, यू कांट इवन इमेजिन। और आप जहां आप किसी पैमाने पे उतार लीजिए, किसी पैमाने पे, चाहे फौज की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो, आप चाहे पब्लिक सेटिस्फैक्शन की बात हो, पाकिस्तान की आवाम आपको लगता है कि बहुत खुश है अपने हुक्मरानों से? और कौन सी राजनीति, कौन सी पॉलिटिक्स? सारा पाकिस्तान आपकी एस्टैब्लिशमेंट चलाती है, आपको पता नहीं है क्या? ये एनएबी का आप धमकाते हैं, जो एनएबी के लिए पॉलिटिशियंस को, ये जो डराया जाता है पॉलिटिशियंस को, आप बताइए ना, आपके जर्नल लूट के खा गए आपके मुल्क को। कितना परसेंटेज आपके बजट का फौज को जाता है? डू यू हैव एनी आइडिया? और आपको पता है कि दी आर्मी इज अंडर द पॉलिटिशियंस, जो नेशनल लीडरशिप है उसके मातहत होती है फौज, ना कि आपके मुल्क की तरह कि एस्टैब्लिशमेंट किसी को चाहे उठा के वजीर आजम बना दे। तमाशा है आपका मुल्क, और आप यहां बैठ के यू हैव दी गट्स, आपकी इतनी हैसियत हो रही है कि आप भारत के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत की क्या हैसियत है और क्या हंगर इंडेक्स है। आपकी हैसियत होती है, आपकी हैसियत बनती थी बात करने की। जाइए कौशल में आप पूछिए, पाकिस्तानी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को इंडियन बताते हैं, क्यों शर्म आती है उनको पाकिस्तानी बताते हैं ऐसी। और आप बात कर रहे थे कि भारत के अंदर क्या होता है, ये बात तो आपको मान लेनी चाहिए। अब्दुल साहब कितना परेशान है कि अपने आप को इंडियंस बताने लगे हैं पाकिस्तानी बाहरी देशों में, क्योंकि जब आपके मंत्री लोग जाते हैं तो चोर के नारे सुनाई देते हैं। दाने दाने को मोहताज हो चुका है कंगाल पाकिस्तान, और इसी मुद्दे को लेकर के हम कर रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमान स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, खास मेहमान पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। बहुत देर से सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। देखिए क्या है शाजिया, आप इनके यहाँ देखिए जो मुल्क के हालात हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़राब हालात हैं वो दहशतगर्दी को लेकर के हैं। कम से कम भारत के अंदर इस तरीके के हालात अभी नहीं हुए हैं कि दहशतगर्दी जो है इस तरफ आए, लेकिन हाँ पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी होती है तो भारत को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपको पता है टीटीपी से लेकर के और तमाम दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से सरकार नाकामयाब है रोकने के अंदर। अब आप तालिबान के अंदर भी देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया है। भारी नाराज़गी है, लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, महंगाई है। ये हमारे देश के लिए इसलिए परेशानी होती है क्योंकि आप यहाँ की दहशतगर्दी निकली हुई वो भारत तक को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हम लोग फिक्रमंद रहते हैं, क्योंकि आपकी सरकारें खुद करप्शन के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री
तमाम मंत्री खुद करप्शन को बढ़ावा देते हैं और उसके बाद मुल्क छोड़ करके भाग करके दूसरे मुल्कों के अंदर चले जाते हैं। परेशानी इस वक्त ये है जब कहीं पर तशद्दुद होता है, जब कहीं पर चीजें ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो हमारे भारत के लिए ज्यादा नुकसान देती हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा फिक्रमंद होते हैं आपसे ज्यादा। आप दहशतगर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और दहशतगर्दी के साथ आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए ज़मीर अली साहब, सुना आपने पाकिस्तान को लेकर के हम लोग कंसर्न क्यों है, क्यों आज डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर? इसलिए परेशान है, पड़ोसी हैं आपके इसलिए परेशान है। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ कि आप परेशान हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के ना दो मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जिसकी असल बात अगर हम करें तो वो मुआशी सूरत हाल है जो कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज की वजह से है। दूसरा पाकिस्तान को मसला दहशतगर्दी का है। अब दहशतगर्दी के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो दहशतगर्दी में देखिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में एक अरे साहब को दूध अगर पिलाएंगे तो नुकसानदेह होगा ना। आपने दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया वहां पर और नुकसान आपके लिए भी और हमारे लिए भी है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, आप दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं कर पाते। जब सांप को आप दूध पिलाएंगे तो आपके लिए भी नुकसानदेह, हमारे लिए भी नुकसानदेह। ठीक है, बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आप मेरी पूरी बात सुन लें। मैंने कहा कि पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा रहा है जब पाकिस्तान में इंतहा पसंदाना सोच के हामी लोग थे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस सांप की आप बात कर रहे हैं उसका सर हम अपने आधा तो कुचल दिया है, बाकी जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्योंकि जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में एक बेन ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस वक्त उसकी अगर हम देखते हैं तो उसकी जड़ें अफगानिस्तान में वो अपने ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं और अपने मुख्तलिफ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फंड लेकर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां हुई थी उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और इस वक्त तहरीक तालिबान के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी उसको बढ़ावा किसने दिया है? जी जवाब ठीक है। इंद्रजीत सर, आपकी सरकार ने दिया ना। इंद्रजीत सर कुछ कहना चाह रहे हैं? इंद्रजीत सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, ठीक है ज़मीर अली, ठीक है, जितने आतंकवादी पैदा हो रहे हैं वो आपके यहाँ क्यों निकलते हैं? चाहे ओसामा बिन लादेन से लेके जो भी है सब आतंकवादी पाकिस्तान में ही पनाह क्यों मिलती है इनको? तो आप वहां आतंकवादी पालेंगे और फिर आप सोचेंगे कि वहां कोई विकास कर ले तो शायद नहीं होगा। अभी तो आपकी जनता आटे को तरस रही है। हो सकता है कि आने वाला समय ये हो कि पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म हो जाए। जिस हिसाब से आज तुम्हारी सरकारें चल रही हैं, और सरकारें कहाँ हैं? सरकार को तुम्हारे चला कौन रहा है? तुम्हारे फौजी शासक चला रहे हैं, IAS वाले चला रहे हैं। सरकारें तो उनके हिसाब से चल रही है और वो कभी नहीं चाहते कि आतंकवाद पाकिस्तान से खत्म हो जाए, क्योंकि जिस दिन आतंकवाद खत्म हो गया उस दिन तुम्हारी सरकारें काम ही नहीं कर पाएंगी। उनके पास कोई काम ही नहीं है इसके अलावा। तो वो आतंकवाद को पाल रही है, पोस रही, बड़ा करके और पड़ोसी देशों में भेज रही है। यही तुम्हारी सेना का और ISIS का काम रहेगा। वकास अवरेज खान, आपने सुन लिया क्या कहा उन्होंने? जी मैं सुन रहा हूँ। जी, आपकी सरकारें हैं, एक नहीं बल्कि बदलती हुई जो भी सरकारें हैं वो एक कारण है जो हालात पैदा हुए हैं। मुझे लगता है इस बार आपको स्वीकार लेना चाहिए कि पाकिस्तान बदहाली के कगार पर पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ योर सरकारों की वजह से। देखिए जी, बिल्कुल जी, आई डू एग्री विद यू ऑन दिस स्पेसिफिक पॉइंट कि हमारी जो जितनी भी हुकूमतें रही हैं उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ थी, अपनी उनकी पॉलिसीज़ थी, और स्पेशली अदम एतमाद के बाद जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, शायद ये समझते थे कि सबका सब हलवा है और ये जब इक़्तिदार में आएंगे तो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत तंगदस्ती का भी आत्मा किया जाएगा। लेकिन हालात उल्ट निकले और अभी की जो सूरत हाल थी, एक पीछे कोविड का नुकसान था, फ्लड आ गए, और फिर जो इन्होंने हुकूमत संभाली शायद इनके पास जो टीम थी वो इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट की नहीं थी और उनको बताया कुछ गया था और हालात कुछ और निकले। अल्टीमेटली सारे का सारा नज़ला है वो इस वक्त और मलबा शहबाज शरीफ की हुकूमत पे आ गिरा। और जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज है, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ इनकी हुकूमत का मसला है या पीछे इमरान खान साहब का मसला है, ये मसलसल जो है इसे सीरीज ऑफ कंटिन्यू सीरीज ऑफ दी मिसगवर्नेंस जो कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 60-10 सालों से हम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह हम दूसरे पैनलिस्ट ने बात की कि वी आर एक्सपेक्टिंग अवरेज साहब, अब तो आपने स्वीकार लिया ये समस्या है, कम से कम अब तो भारत की बराबरी मत कीजिए ना आप लोग, अब तो मत कीजिए, अब तो एक्सेप्ट कर लीजिए बहुत पीछे हैं भारत से आप लोग। देखिए, ये डिबेट जो है हमारा आपके साथ कंपैरिजन रखने के लिए नहीं की गई, बल्कि जो इस वक्त पाकिस्तान कंपैरिजन आप ही के साथ शुरू किया था।
देखिए, हमने कोई कंपैरिजन नहीं आपके साथ किया, ना हम आपके साथ किसी किस्म का कंपैरिजन करना चाहते। आपकी अपनी इकोनॉमी है, आपकी सियासत की अपनी डिमेंशंस हैं, आपकी सियासत की अपने नैरेटिव्स हैं, हमारी अपना यहाँ पे डिमेंशंस हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट कंडीशन प्रिवेल कर रही है और जो पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है कि स्पेशली उन एरियाज़ की, अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम से आप इसे तस्वीर देंगे या कंपैरिजन करेंगे कि शायद ये 22 करोड़ अवाम का मसला है, ऐसा नहीं है। ये चंद उन एरियाज़ का मसला ज़रूर है और इसके अंदर इस हद तक सदाकत ज़रूर है कि जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें पोर्ट्रेट की गई ये एक्चुअल फैक्चुअली ये वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर ये सारी की सारी चीज़ों को पूरे पाकिस्तान के साथ पोर्ट्रेट किया जाए, मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ ज़्यादती होगी। दूसरी चीज़, तो आपने मिस गवर्नेंस की बात की है, मैं समझता हूँ कि अपनी जो मिस गवर्नेंस है वो तब तक ये सारी की सारी चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी कि जब तक हम आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। और जो आपके एक पैनलिस्ट बात कर रहे थे भारत की तरफ से कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फैक्ट्री को बात कर रहे थे, इस्तीफा नहीं दिया गया वज़ीर आला की तरफ से, बल्कि समरी डिसॉल्व करने की समरी पे दस्तखत करके गवर्नर को भेजे गए हैं। और आइंदा 24 घंटों के अंदर पंजाब की असम्बली पे डिसॉल्व होती नजर आ रही है, पीके की असम्बली पे डिसॉल्व होती नजर आ रही है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर ग्लांसिंग एंड ग्लिम्सिंग टू द फ्यूचर कि अगर आम इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान जाता है तो शायद जिन गंभीर कर्मनाक और तशवीशनाक हालात इस वक्त हम मुब्तला है, पाकिस्तान के हालात और भी खराब होंगे। अगर आपके यहाँ के हालात खराब होते हैं और दहशतगर्दी बढ़ती है तो हमारे लिए नुकसानदेह, हम इसलिए ज्यादा फिक्रमंद होते हैं क्योंकि आपकी जो सरकार है वो कट्टरवाद को और दहशतगर्दी को दोनों को कंट्रोल करने में नाकामयाब होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर तशद्दुद पैदा होता है, ये समस्या होती है। इसलिए हम लोग फिक्रमंद ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपकी इकोनॉमी से हमें कोई लेना देना नहीं, समझ लीजिए। हम आपकी इकोनॉमी के ऊपर फिक्रमंद नहीं होते, लेकिन आपके यहाँ जो तशद्दुद बढ़ता है, जो दहशतगर्दी बढ़ती है, उससे हम फिक्रमंद होते हैं क्योंकि आपके यहाँ की निकली हुई नापाक इरादतें वो हमारे भारत में आकर के जो है खराब माहौल पैदा करती है, इसलिए परेशानी ज्यादा होती है। उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, टीज फैंटास्टिक। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो अमन का धाई है और हमने इसकी बेस पे आपको जो भी आपका शख्स था उसको वापस भेजा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती है कि अगर आप इस तरह का कोई दावा करें कि इससे दहशतगर्दी प्रमोट होगी, आपको वो कट्टरवाद को बढ़ावा पाकिस्तान देता चला आया, इसमें तो नहीं। आपके यहाँ जो कट्टरवादी मानसिकता के लोग हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी होते हैं। वो हमने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बैकडोर से उनको जो है जाकर के सपोर्ट करा जा रहा था। आज क्या पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं दहशतगर्दी के अंदर, क्या उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर नहीं पड़ता है? यही तो सवाल है आपसे। आप कट्टरवाद को वहां पे बढ़ावा देते हैं और उस कट्टरवाद के बढ़ावे के खातिर जो है हमारे भारत के अंदर नुकसान पैदा होते हैं क्योंकि आपके यहाँ की सरकारें निकम्मी है, हमारे यहाँ की सरकारें निकम्मी नहीं है। सुन लीजिए अवरेश जी, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए जी, मैंने इनके सामने ये बात रखी कि बारहा इन्होंने दहशतगर्दी की तरफ बात की, आपका अभिनंदन यहाँ पे आया, हमने तो उसका स्वागत किया, हमने तो चाय भी पिलाई और उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की, टीज फैंटास्टिक, और आपके हवाले भी किया। कुलभूषण यादव का जो आईसीजे का डिसीजन था उसमें अवरेश साहब अभिनंदन की बात बाद में कीजिएगा, अभिनंदन की बात बाद में कीजिएगा। एक सेकंड जवाब। अवरेश साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ, बैठे हुए लाइट नहीं आ रही है क्या? लाइट नहीं आ रही है अभी भी पाकिस्तान में? लाइट नहीं आ रही है क्या? अंधेरे में आप बैठे हुए? नहीं, पाकिस्तान तो वैसे ही अंधेरे में है। लाइट है। हाँ, तो आप अंधेरे में क्यों बैठे हुए फिर? हमारे अंधेरे में, पाकिस्तान हमारे लेके गए तो आपने पीछे से कंस्ट्रक्शन। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये बिल्डिंग अभी नहीं बन रही है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, लिहाजा ये कंस्ट्रक्शन वाले रूम में बैठा हूँ जहाँ पे ये सारी मतलब लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, आप ये कह रहे हैं? आप छुपाने से छुपेगे नहीं, आप कहोगे कि लाइट है, वो दिखाई देता है कि लाइट आपके यहाँ नहीं है। पाकिस्तान में लाइट आज है नहीं। ठीक है, अब्दुल समाद, अखिल स्वामी के पास जाऊं, अब्दुल समाद के पास पहले मैं जा रही हूं। अब्दुल साहब, इमरान खान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको गोलियां लग गई, इन्होंने कहा कि एक बार फिर से हमारी सरकार आएगी, हमको ग्रिल किया जा रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है, हमको हटाने की कोशिश की जा रही है, फिर से हम सरकार में आएंगे और ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे आप ना तब महंगाई कम कर पाए ना अभी आप कुछ कर रहे हैं। फिर मैं सवाल पूछूंगी तो आप ये कह देंगे हमारा मुद्दा, हमसे सवाल ही क्यों पूछ रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि महंगाई जो है ना इस वक्त, ये रशियन और यूक्रेन वॉर के बाद इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का मसला है। अमेरिका में रिकॉर्ड टूटा, उनकी 50 साल में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई जितनी अब जाके हुई। यूरोप का इशू है ये, इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। रशिया और यूक्रेन के बाद से पाकिस्तान के ये हालात है?
तो फिर डेटा निकलवा लेते हैं अब्दुल साहब। देखें ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक और फैक्टर है कि हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है उसमें नो डाउट आपकी बात दुरुस्त है, मैं मानता हूं, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो शदीद तरीन महंगाई का जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन अच्छा लगा मुझे सुन के, कम से कम आपने सच्चाई को स्वीकारा अब्दुल साहब। देखिए जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है कि इस वक्त नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी मैं कैप्टन साहब बात कर रहे थे, बात ये कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मैं तो कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी चैनल पर बैठ के पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन नहीं करता। आपकी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आपके यहाँ जो इकोनॉमी का साइज जिसका आप बता रहे हैं, ना आपका हमारा इकोनॉमी का कोई कंपैरिजन है ना हमारा आपका डेमोक्रेसी का, क्योंकि हमारे यहाँ 4 बार मार्शल लॉ लग चुका हुआ है। ठीक है, हमारी जो पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी है उतनी मैच्योर नहीं हो सकी जितनी आपकी यहाँ है। आपके यहाँ कंसिस्टेंसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर एक दहशतगर्दी ज्यादा मैच्योर रही है आपके यहाँ, डेमोक्रेसी तो नहीं हुई लेकिन दहशतगर्दी ज्यादा मैच्योर। बात पूरी होने दीजिए। एक सेकेंड, दहशतगर्दी की बात करते हैं आप तो अपने आप को ऐसे दूध का दूल्हा मित्र साबित कर रहे हैं। अभी जो यहाँ पे के मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ने हमारे यहाँ को डोजियर भेजा है, यूनाइटेड नेशन को डोजियर हवाले किया है। हमारे यहाँ जितनी दहशतगर्दी होती है उसमें रोजा हाथ है। हमारे यहाँ कराची में आप लोग मुहाजिरों को लेके जाते, वहां पे आपने ट्रेनिंग दी है उनको, तो आप क्या बात करते हैं कि अभी जो हाफिज सईद के घर जो धमाका हुआ था उसमें क्या आपने आपको डोजियर दी थी? आप तो इस तरह से कहते हैं कि जैसे दुनिया में दहशतगर्द पाकिस्तान है और दुनिया में सैकड़ों टेररिज्म का नाम नहीं सुना। क्या उसने गांधी ने क्या आपके राहुल जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब आपके तरफ से हमें दगा ही मिला। हमने कभी नफरत नहीं बांटी आपकी तरह। हमने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब हमारे पीठ पे जो है वो खंजर घोपे गए। आपके हुक्मरानों की पॉलिसी आज तक नहीं क्लियर है, आपके मुल्क की, आपके सियासतदान की पॉलिसी क्लियर नहीं है। अब्दुल साहब आप आपकी बहुत मदद करते हैं, कम से कम वो आपकी मेन पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है, आप या तो आप पहले बात कर लें फिर मैं सुन लेता हूँ, आप पहले बात बोलिए। देखें, जहां पे टेररिज्म की बात आती है, क्या आपके यहाँ टेररिज्म जो हुई है उसमें आपको पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन वहां पे थी? हमारे यहाँ कौन सा टेररिज्म है? सारा टेररिज्म पैदा आपने किया, आपने भेजा। कश्मीर का राग अलापते रहते हैं आप लोग। आपको सुकून नहीं हासिल होता है कि कश्मीरी चैन और सुकून से रहते क्यों है? बलूचिस्तान आप लोगों से संभलता नहीं है, वहां के लोग तड़पते रहते हैं कि वो आ जाए भारत, फिर आप कहते हैं कि टेररिज्म हमारे यहाँ। फंडिंग कौन करा रहा है? टीटीपी को फंडिंग कौन कर रहा है? क्या बलूचिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व नहीं है? क्या इंडिया पैसे नहीं लगा रहा वहां पे? अब्दुल साहब आपको शायद जानकारी नहीं है, बलूचिस्तान आपका नहीं है। बलूचिस्तान पे आपने अवैध कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान आपका कभी रहा ही नहीं है। अच्छा चलें, हैदराबाद पे किसने, गोवा पे कैसे कब्जा किया आपने? गोवा को इन्वेड कैसे किया था आपने? सुनिए अब्दुल साहब, हमने कहीं कब्जा नहीं किया, इनफैक्ट में तो पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था। आप भूल गए अब्दुल साहब, आप भूल गए हैं, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था। आपने कैसे भूल सकते हैं? आप जवाब देने दो उनको, उन पार्टिसिपेंट को जवाब देने के। मैं जवाब आपको दे रही हूं। आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आया क्या कि पाकिस्तान खुद हमारा हिस्सा था? आप भी तो हमसे ही हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, वो तो पार्टीशन से पहले थे। हाँ तो थे ना, तो फिर कब्जा कहाँ किया हमने? कब्जा कहाँ किया? कब्जा तो आप लोग कर रहे हैं, कब्जा आप लोग कर रहे हैं, बौखलाए हुए आप लोग हैं, तब से लेकर अब तक बौखलाए हुए हैं। गोवा पे आप क्यों नहीं जवाब दे रही? गोवा पे आप क्यों नहीं जवाब दे रही? गोवा का हिस्सा था, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा ना। हम तो कह रहे पाकिस्तान भी हमारा ही है, वो भी हमारा ही हिस्सा था, चला गया है। आपको शायद समझिए, आपको शायद जानकारी नहीं है, थोड़ा पढ़ के आया करें। गोवा शुरू से ही हमारा रहा है, गोवा हमने कब्जा नहीं किया है। आप थोड़ा पढ़ के आए अच्छी तरह से, आपको पता चल जाएगा। अखिल जी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। 400 साल तक पोर्चुगल ने वहाँ पे मुझे लग रहा है गलत इंफॉर्मेशन पढ़ा देंगे। इस बीच वकास साहब की लाइट आ गई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिखाइए फुल फ्रेम। अभी तक लाइट नहीं थी, अभी लाइट आ गई है, बिल्कुल देखिए, मुस्कुरा रहे हैं वकास साहब। पाकिस्तान से मैंने आपकी हाइस्ट के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से स्पेशल पैगाम आया था कि यहाँ पे जो ना मेरे गेस्ट हिंदुस्तान की तरफ से स्पेशल पैगाम आया था, लालटेन तो नहीं है कि यहाँ पे लाइट ऑन की जाए। तो मैं
आपके पीछे लालटेन तो नहीं है? स्पेशल नहीं, मैंने लाइट स्पेशल आपके लिए ऑन करो, आपकी फरमाइश पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अखिल जी, आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो क्योंकि पड़ोसी हैं इसलिए हम पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं। हम चाहते हैं कि वो अच्छा रहे तो हम भी अच्छे रहें। पड़ोसी का शुभचिंतक हम हैं। मेरी राय है, मानना आपकी इच्छा है, ना मानना आपकी इच्छा है। अपने मित्र जो हैं वो सोच समझ के चुनिए। आज भारतवर्ष का जो मित्रता का आप सर्किल देखिए तो अमेरिका हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है, यूक्रेन हमारे साथ है, सबसे हमारे दोस्ताना संबंध है। G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं। और आपकी स्थिति ये है कि आपने जिसको मित्र चुना है वो पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो चुका है। मैं रहीम दास का एक दोहा से अपनी बात खत्म करूंगा। रहीम दास जी ने कहा, रहीमन नीचन संग बसी लगत न कलंकाई काहे, दूध कलारेन हाथ लगे मध सब चाहे सबता है। इसका मतलब यह है कि आपके जो मित्र हैं वो आपके चरित्र का दर्पण होते हैं। अगर एक शराब बेचने वाली दूध का बर्तन लेके भी मोहल्ले में निकलेगी तो लोग ये समझेंगे कि उसके हाथ में शराब है। अपने मित्र, ऐसे मित्र को मत चुनिए जिसने बड़े बड़े टापुओं को, बड़े बड़े देशों को लील लिया है और वो आपको भी लील लेगा। इसलिए लोकतांत्रिक बनिए, धर्मनिरपेक्ष बनिए, टेररिज्म को मत आगे बढ़ाइए, प्यार से रहिए, अपने पड़ोसियों से प्यार से रहिए। हम भी पनपे और आप भी पनपे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि उस दुष्ट राष्ट्र की मित्रता करके भारत जैसे देश को आप चैलेंज कर सकते हैं, अस्थिर कर सकते हैं, तो मित्रों ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हमारी मित्रता पूरे विश्व में है, पूरा विश्व हमको दोस्त मानता है। ठीक है अखिल जी, बहुत ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से रमनीक जी से एक सवाल को समझने की कोशिश करती हूँ। रमनीक जी, एक है हमारे हिंदुस्तान वाला पंजाब, पंजाब का हिस्सा जहां पर जमीन खूब उपजाऊ है, दूसरा है उधर के साइड वाला पंजाब। दोनों में कितना अंतर है ये बताइए जरा, आप अच्छे से जानते हो। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि जो जमीन पाकिस्तान पंजाब में, जिसको वेस्ट पंजाब में, तो पाकिस्तान नहीं बोलता, वेस्ट पंजाब जो है वो जमीन ज्यादा जरखेज है, बेहतर है यहाँ की जमीन से। और जब सिखों को वहां से रेफ्यूजी बना के भारत में आया तो जंगलों को, रेगिस्तान को जरखेज जमीन में तब्दील किया हमारी मेहनतकश कौम ने। और जो जरखेज जमीन पाकिस्तान में रह गई, जो वेस्ट पंजाब में रह गई, वहां पे ये उसको सही किस्म से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसमें से वो पैदावार जो गंदम की है, गन्ने की है, हमारी पैदावार में और इनकी पैदावार में जमीन आसमान का फर्क है। मेहनतकश कौम नहीं है पाकिस्तानी। इनको ये लगता है कि केवल एक पाकिस्तान इनको अलग मुल्क मिल गया, इनके पास एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, अल्लाह की इनके ऊपर कोई खास रहमत है कि ये चलते रहेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। मेहनत कीजिए, जमीन जरखेज है, आप पैदा कीजिए, वहां पे पैदावार कीजिए, गंदम पैदा कीजिए, चावल पैदा कीजिए, आप अशिया सब पैदा कीजिए। और जैसे कि भारत का पंजाब इट्स अ फूड बाउल ऑफ इंडिया, भारत को, पूरे भारत को यहां से फसलें दे के पूरे भारत का पेट भरने का काम करते हैं। आप भी भरिए दुनिया का पेट। आपके पास हमारे से ज्यादा बड़ा पंजाब है, आपके पास ज्यादा जमीन है, बेहतर जमीन है, पैदा कीजिए ना। अशिया आपको कौन मना करता है? पर ये बात मैं समझाना चाह रही थी, सिर्फ भारत पाकिस्तान में तो बड़ा अंतर है ही रमनीक जी, लेकिन हमारे तो पंजाब में भी बहुत बड़ा अंतर है। अच्छी जमीन तो इनको मिल गई, लेकिन कुछ नहीं होगा। भाई अवरेज जी के पास मैं लास्ट नहीं जाना चाहूंगी, समय मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। अवरेज जी, कुछ देर पहले सर ने आपको बताया कि अभी हमारी क्या हैसियत है दुनिया में। हमारी ये हैसियत है कि सुपर पावर अमेरिका की जो राष्ट्रपति है भागे भागे चले आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। और ये हाल है पाकिस्तान का कि जब आपके मंत्री जाते हैं अमेरिका, लंदन, तो वहां पर चोर चोर, चोरनी चोरनी के नारे लगते हैं। देखिए, फिर बात जो है मैं समझता हूँ बहुत दूर निकल गई। जिस असल मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, कभी हम इसे दहशतगर्दी की तरफ ले जाते हैं, कभी हम दहशतगर्दी की तरफ निकल जाते हैं, कभी हम कौन नंबर 1 इस तरफ निकल जाते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि यूपी पॉइंट पे तो आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं ना। पाकिस्तान की चिंता है, आपको पाकिस्तान की बहुत ज्यादा टेंशन दी है। मैं ये क्यों नहीं होगी? शुरुआत आप लोग करते हैं कंपैरिजन की, तो जवाब हमारे पास तैयार है। ना करें, उसके साथ आप कंपैरिजन ना करें। जो चिंता करता है, जो किसी के लिए कोई केयर का एलिमेंट रखता है, मेरे ख्याल में इस तरह की आगे से बात नहीं करता। वकार साहब सुनिए, हमारा आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये बात मैं दोबारा आपको एक नहीं 1000 बार बताऊंगा, भारत और पाकिस्तान का ना कोई कंपैरिजन था, ना है, ना कभी होगा। आप बहुत पीछे हैं, आप बहुत पीछे रहेंगे। जब तक आप सुधरेंगे नहीं, आप पीछे ही रहेंगे। देखें, आप जो है हमें पीछे समझे, हम आपको पीछे समझे, व्हाटसोएवर आपका जो नैरेटिव है, हमारा जो नैरेटिव है, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे आपके समझने से नहीं होगा। दुनिया का आपके सपोर्ट में, आपके हक में काम करेगी, वरना इसी तरीके से पाकिस्तान की आबाद
आप लोगों के चलते मुझे लगता है पिसती रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम दूंगी और सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो भारत 24 पर पब्लिक है सब जानती है में मेरे साथ जुड़े इस खास प्रोग्राम में।